हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप मेड ऑफ अ थिन वायर हैज एरिया 3.5 into 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर। तो जो हमारे पास सर्कुलर लूप है उसका एरिया गिवन है 3.5 into 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर। ओके, ये थिन वायर का बना हुआ है लूप एंड रेजिस्टेंस इज 10 ओम। ओके, लूप का ही रेजिस्टेंस है ये। इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड 0.4 sin 50 pi t। ओके, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए बी के साथ में टी भी लिखा हुआ है। ये फंक्शन है टी का। ओके, टी के चेंज होने पर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। यहाँ पर जो ये टी है ये यूनिट है। ओके, साथ में साइन का फंक्शन है। ओके, नॉर्मली इस तरह की जब भी हमारे पास इक्वेशंस आती है या फिर यहाँ पर क्या आ जाए कोस ओमेगा टी, ये एम्पलीट्यूड होता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड या जो भी यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर क्या है ये 0.4 और साथ में जो कैपिटल टी है वो टाइम पीरियड नहीं है, यहाँ पर क्या है यूनिट है। ओके, द फील्ड इज यूनिफॉर्म इन स्पेस। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इन्होंने इस वाले स्टेटमेंट में बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, टाइम डिपेंडेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल दिया, यूनिफॉर्म भी है। क्या दोनों एक साथ पॉसिबल है? जरूर है। कैसे? सपोज मेरे पास ये रीजन है, वो सारे पॉइंट्स हैं। मैंने बोला यहाँ पर t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेक की है। जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। ओके, मतलब इस टाइम पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसी है, यूनिफॉर्म है। अब मैंने t इक्वल्स टू 100 सेकेंड ले लेते हैं। यहाँ पर चेक किया तो मैंने देखा अगर पहले मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला थी, सपोज अभी कितनी हो गई है 10 टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई है। जैसे टाइम चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो गई। लेकिन अगर मैं इस सिचुएशन में इस पूरे रीजन के पॉइंट्स पर अगेन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन चेक करूं तो वो अभी भी सेम है। अगर इस पॉइंट के पास 10 टेस्ला है इस डायरेक्शन में तो इस पॉइंट के पास भी सेम होगी। मतलब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन सारे पॉइंट्स की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे कि हाँ ये टाइम डिपेंडेंट तो है लेकिन यूनिफॉर्म भी है। ओके, नेक्स्ट फाइंड द नेट चार्ज following through the loop during t equals to 0 second and t equals to 10 मिलीसेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, नेट चार्ज। ओके, जो इस लूप से नेट चार्ज फ्लो हो रहा है हमें वो चाहिए, डेल्टा क्यू
और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, अब ये फाइंड कैसे करें? चार्ज हमें कहाँ से मिलता है? ओके, चार्ज पर सेकेंड, उसे हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो अगर हमें करंट मिल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं? चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। करंट कैसे आएगी? V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल है उसको हम V से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? EMF। ओके, तो यहाँ से हमारे पास I आ सकता है, R हमें गिवन है। ओके, लेकिन उसके लिए हमें एप्सिलॉन भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एप्सिलॉन कैसे निकालें? एप्सिलॉन किसकी वजह से आया होगा? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। हमने अभी तक ये तो पढ़ा है कि अगर हमारे पास ईएमएफ आ रहा है तो ईएमएफ फ्लक्स के चेंज होने से आया होगा। और फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है? ये तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। ओके, या फिर एरिया चेंज होगा। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने खुद ही बोल दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उसी की वजह से आया होगा। और इस सिचुएशन में हम एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं? डी फाई बाय डी टी। ओके, यहाँ पर मैं मोडलेस यूज कर रही हूँ, तो जो नेगेटिव साइन है उसको हम छोड़ देंगे यहाँ पर। ओके, अब जैसे हमारे पास एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, तो वहां पर अगर हमारे पास जो रिजल्ट है वो साइन के साथ में दिया हुआ है तो आप यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज कर लो। ओके, लेकिन अगर वो आपको पॉजिटिव दिख रहा है दैट्स मीन वहां पर जो एप्सिलॉन की वैल्यू निकाली गई होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को वहां पर कंसीडर किया गया है। ओके, अब यहाँ पर फाई कितना होता है? बी ए कोस थीटा। ओके, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो कोइल है उसको कैसे प्लेस किया है? वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ओके, मतलब अगर ये हमारे पास कोइल है तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, ये तो आउट ऑफ द प्लेन ले लो या फिर इनटू द प्लेन, दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड और कोइल का ये जो एरिया है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। ओके, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है। ओके, मतलब ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा कोइल का? वो भी इसी तरह आएगा, आउट ऑफ द प्लेन, क्योंकि वो क्या होता है? नॉर्मल होगा ना। ओके, तो ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, मतलब यहाँ पर थीटा कितना है? 0। तो फाई कितना हो जाएगा? बी ए। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4। देखो हमने यहाँ पे कुछ भी खुद से नहीं कंसिडर किया है, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी इंफॉर्मेशन को यूज किया है। ओके, नोट कर लीजिए यहाँ तक अभी। नेक्स्ट क्या करें? इक्वेशन 4 से फाई की वैल्यू कहाँ रख देते हैं? इक्वेशन नंबर 3 में। 4, 3 एंड 4, एप्सिलॉन कितना आ जाएगा? डी बाई डी टी बी ए। देखो यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट होगा। ओके, एरिया यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड
टाइम का फंक्शन। ए एक नंबर है, एरिया एक नंबर दिया हुआ है, दैट्स मीन ये कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करो, बी को डिफरेंशिएट करो, ओके, और वहां से आप क्या निकाल सकते हो, एप्सिलॉन की वैल्यू, या फिर हम यहीं पर इन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। यही इजी है, हम इसी से कर रहे हैं। ओके, इसको हम लिख सकते हैं आई आर इक्वल्स टू ए डी बाई डी टी। ओके, क्या किया है, फ्रॉम टू, इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट की है। ओके, इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या करें, इसमें ये वाली वैल्यू भी पुट कर देते हैं। हमने यहाँ पर dv बाई dt लिया है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, और यहाँ पर भी ये क्या है, चार्ज टाइम के साथ जो फ्लो हो रहा है या चेंज हो रहा है, वो हमारे पास क्या आती है, करंट। तो सेम नोटेशन के लिए इसे भी हम d कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा dq बाय dt r इक्वल्स टू a dv बाय dt। देखो d और डेल्टा दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, ये हम जनरली यूज करते हैं जब हम एवरेज निकालते हैं, और ये हम यूज करते हैं जब हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, अभी हमारे पास टाइम लिमिट क्या क्या है, 0 सेकेंड है t1, और t2 क्या दिया हुआ है, 10 मिली सेकेंड। ओके, तो ये जो टाइम डिफरेंस यहाँ से आएगा, इसको हम इंस्टेंटेनियस कंसीडर कर सकते हैं। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको भी d से ही रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, तो अगर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होता है कि हम डेल्टा क्यों नहीं ले रहे हैं, तो आप उस पर्सपेक्टिव से भी कंसीडर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट dt से dt कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, r dq इक्वल्स टू a dv। dq हमें फाइंड करना था, a बाई r, dv क्या हो जाएगा, डिफरेंस। ओके, डिफरेंस के लिए हमें लिमिट दी हुई है, एक बार t2 को रखेंगे और एक बार t1 को। ओके, ये हमें फाइंड करना था। dB कैसे निकालें, dB क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें जो चेंज हुआ है। ओके, अब वो चेंज आप कहीं से कहीं तक भी निकाल सकते हो, हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसके पर्सपेक्टिव से निकाल रहे हैं। ओके, हमारे पास इनिशियल टाइम 0 है और फाइनल टाइम 10 मिली सेकेंड। ओके, तो एक बार यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे और एक बार इसकी। ओके, यहाँ पर BT2 कितना हो जाएगा, 0.4 साइन मिली सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ सेकेंड। तो यहाँ पर ये है हमारे पास 50 पाई, और t की वैल्यू हो जाएगी 10 मिली सेकेंड। ओके, इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 0.4 साइन 50 पाई इंटू 10⁻²। 50/100 कितना हो जाएगा,
टू पाई बाय टू। ओके, साइन पाई बाय टू कितना होता है 1, तो ये कितना आएगा हमारे पास, बी टी टू की वैल्यू आ जाएगी 0.4 टेस्ला। ओके, नेक्स्ट क्या निकालना है, बी टी वन। उसमें अगेन इसमें हम t की वैल्यू रखेंगे 0 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 कितना होता है 0। इन दोनों वैल्यूज को कहाँ पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है। डी क्यू इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है 3.5 इंटू 10 टू द पावर -3, आर की वैल्यू है 10, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.4। ओके, देखो यहाँ से आगे ना आप इंटीग्रेट भी कर सकते थे। ओके, अगर इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, बट उसके बाद भी एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा ही होगा, उसके बाद भी आपको यही करना है, लिमिट की वैल्यू रखनी है। ओके, तो सीधा सीधा इसको कर सकते हो। ओके, हाँ अगर कुछ इस तरह का केस आ जाता, सपोज मेरे पास ये है आर डी क्यू इक्वल्स टू, इस तरह का कोई फैक्टर आ जाता, मतलब जो यहाँ पर चेंज हो रहा है उसके साथ में एक और वैसे ही क्वांटिटी है। ओके, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपके पास आ जाती यहाँ पर, तो अभी तो हमने क्या किया है, डिफरेंस था, हमने जो हमें लिमिट दी हुई थी टाइम की, हमने उसको पुट कर दिया। अगर सपोज ये आता तो आप इसकी तो वैल्यू निकाल सकते थे, इसकी कौन सी वैल्यू लेते, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में टी की कौन सी वैल्यू पुट करते, 0 सेकेंड वाली या फिर 10 मिली सेकेंड वाली। कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ना, नहीं समझ पाते, कंफ्यूजन हो जाता। तो फिर इस केस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड हो जाता है तो हम इंटीग्रेशन ही करेंगे, वही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। अभी क्या था हमारे पास, सिर्फ वही टर्म्स थी जो चेंज हो रही है, साथ में उसका फैक्टर नहीं आ रहा था। ओके, तो हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। ओके, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a solid metal cube of edge length 2 centimeter is moving in positive y direction at a constant speed of 6 meter per second। एक सॉलिड मेटल की बनी हुई क्यूब है और साइड्स कितनी है इसमें 2 सेंटीमीटर है, y डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, तो एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं पहले, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसको प्लस y एक्सेस। ओके, इसको हम बोल देंगे z एक्सेस। ये ओके, चेंज भी कर सकते हो, बट ट्राई करना कि ऑर्डर यही रहे।
एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड से एक्स। ओके, आप किसी को कहीं पर भी ले सकते हो, बस इसी ऑर्डर को फॉलो करना। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो क्यूब है इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। ओके, आगे क्या बोला है? There is a uniform magnetic field of 0.1 Tesla in the positive z axis। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है B। ओके, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू फेजेस ऑफ क्यूब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, टू द एक्स एक्सिस। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें निकालना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जिसे हम अभी तक किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लास्ट चैप्टर तक तो डीवी या फिर वी से रिप्रेजेंट करते थे। इस चैप्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस बोले, पोटेंशियल बोले या वोल्टेज बोले, सबका मतलब क्या है? ईएमएफ। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? ईएमएफ फाइंड करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर ईएमएफ कैसे आएगा? फ्लक्स चेंज होगा तो आएगा। अब यहाँ पर फ्लक्स किसकी वजह से चेंज हो रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड तो इन्होंने बोला कांस्टेंट है। यहाँ पर वेलोसिटी आ गई है। वेलोसिटी मतलब ये कंडक्टर की बनी हुई है, इन्होंने बोला है मेटल की है। ओके, तो कंडक्टर मटेरियल की है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब ये कुछ वैसे ही केस आ गया जैसे हमने रेक्टेंगुलर कोयल कंसीडर की थी। ओके, हमने कंडक्टर लिया था रेक्टेंगुलर शेप में और उसकी एक साइड मूव कर रही थी। ओके, अब जरूरी नहीं है कि हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी रेक्टेंगुलर कोयल से ही पूछा जाएगा। आपको क्या याद रखना है? अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका डेफिनेटली एरिया चेंज होगा ही होगा। अब वो कैसे कैसे चेंज हो सकता है, उसके कई तरीके हैं। ओके, तो उसे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप ये याद रखना अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हो सकता है अलग तरीके से एरिया चेंज हो, लेकिन एरिया चेंज डेफिनेटली होगा। ओके, और यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आया था वो क्या था? बी वी एल। तो हमें यहाँ पर डी फाइव बाई डी टी बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें पता है कि जो कंडक्टर है वो खुद ही मूव कर रहा है, दैट्स मीन यहाँ पर ईएमएफ किससे फाइंड कर सकते हैं? बीवीएल से। अब एल क्या है? देखो, जो साइड मूव कर रही है ना उसकी लेंथ देख लो। ओके, वही इस फॉर्मूले में यूज होगी। वहां पर हमारे पास क्यू आर साइड थी, हमने लास्ट क्लास में किया था। क्यू आर साइड थी और उसकी लेंथ कितनी थी? एल। वही हमारे पास फॉर्मूले में थी। यहाँ पर हमें वो भी देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी साइड मूव कर रही है। वैसे तो पूरा ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सारी साइड मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पर केस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था बट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्यूब है और क्यूब की आप कोई सी भी साइड ले लो सब सेम ही डिस्टेंस की होगी। तो अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट वो करके दे दे कि क्यूब की सिर्फ एक एज मूव कर रही है बाकी सब फिक्स है, तो भी क्यूब है, सबकी लेंथ सेम है, तो वहां पर हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, आप बस वहां पे वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और किससे निकालेंगे? एप्सिलॉन इक्वल्स टू बी वी एल।
बी कितना है हमारे पास 0.1 टेस्ला, वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड और लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ओके, कितना आ जाएगा 12 मिलीवोल्ट। ओके, हो गया सिंपली। तो अब आप कहीं पर भी देखोगे कि हमारे पास कोई कंडक्टर है और वो मूव कर रहा है तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा देना अगर वहां पर क्या पूछा होगा ईएमएफ। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसकी। एक बार जरा ये ध्यान से देखो कि इन्होंने पूछा क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू फेजेस ऑफ द क्यूब। टू फेजेस कौन सी होगी, कोई भी ले लो, ये वाली ले लो सामने वाली। ओके, ये हो गई। और एक ये वाली अगर आप लो, दो फेजेस है ना, जैसे हम रूम में है और रूम में एक रूम को बनाने में कितनी वॉल्स चाहिए होती है 4 तो हमारे चारों तरफ होंगी। ओके, एक ऊपर होगा जिसको हम रूफ बोल सकते हैं और एक नीचे जो ग्राउंड बोल सकते हैं, तो 6 होंगी। तो वही 6 क्या हो जाएंगी हमारे पास फेज हो जाएंगी। तो हमें दो फेज लेनी है। ओके, और उनके बीच में क्या फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। अब आगे इन्होंने बोला है कि अभी तक तो हम कोई भी दो ले सकते थे, इन्होंने आगे क्लियर कर दिया कि सिर्फ वो वाली लेनी है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो मेरे पास ये क्यूब है। ओके, और यहाँ पर वैसे तो ये वाली साइड कौन सी है एक्स एक्सिस, बट होता क्या है आप इसको एज इट इज जेड लो, इसको एज इट इज वाई लो। एक्स एक्सिस को आप इस तरह से ले सकते हो। यहाँ पर हम साइड में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमारे पास 2D बोर्ड है। ओके, आप प्रैक्टिकली देखोगे कुछ इस तरह की शेप आती है, उसमें आप इन तीनों एक्सिस को देख सकते हो, तो वहां पर भी आपको इसी तरह से दिखेंगे। या फिर आप अपने रूम का कोई भी कॉर्नर देख लो, एक एक्सिस जेड होगी, एक वाई और एक एक्स। तो यहाँ पर ये जेड, ये वाई, ये एक्स। अब इन्होंने बोला है कि वो वाली फेज लेनी है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। कौन कौन सी है परपेंडिकुलर, एक तो ये फ्रंट वाली फेज परपेंडिकुलर आ जाएगी। ओके, और इस वाली फेज के जो ऑपोजिट फेज होगी, मतलब ये वाली पूरी, ठीक है। सपोज ये वाली एक वॉल है, इसके ऑपोजिट कौन सी वॉल होगी जो एकदम फ्रंट में होगी। ओके, तो हमें वो वाली दो लेनी है क्योंकि वो दोनों कैसी होंगी परपेंडिकुलर होंगी एक्स एक्सिस के। ब्लैक से मैंने मार्क किया है जो बैक साइड वाली थी उसको। ओके, और ब्लू से मार्क किया है जो फ्रंट में है। ये दोनों फेजेस कैसी होंगी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो हमारे पास ये जो कैलकुलेशन से किसकी वैल्यू आई है एप्सिलॉन की। ये बेसिकली क्या है, इन दोनों फेजेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। एक फेज अगर पॉजिटिव पर है तो दूसरी नेगेटिव पर। देखो हम जब बैटरी यूज करते हैं तो हम दो टर्मिनल बनाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये बैटरी इतने वोल्ट की है।
ओके 5 वोल्ट की है तो एक टर्मिनल पॉजिटिव 5 होगा और दूसरा नेगेटिव 5। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों फेज के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ मेजर करेंगे कितना आएगा? 12 मिली वोल्ट। एक को हम कंसिडर कर सकते हैं पॉजिटिव 12 और दूसरी को नेगेटिव 12। दूसरा क्वेश्चन, अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस की जगह वो क्या बोल देते, परपेंडिकुलर टू दी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तब हमें ईएमएफ बताओ, तब क्या आता? अगर वो इसको रिप्लेस कर देते किससे? वाई एक्सिस से। बाकी क्वेश्चन तो सेम है, उन्होंने सिर्फ ये लास्ट वाली लाइन को चेंज कर दिया थोड़ा सा। अब आप जो ईएमएफ निकालोगे क्या करोगे? आप तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फिर से कितनी वैल्यू आ जाएगी? 12 मिली वोल्ट। बट इस बार ये गलत हो गई। ओके, यहाँ पर जो एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? 0। मतलब ये जो क्यूब है ना, इसमें 6 फेस है और सिर्फ एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेज है उन्हीं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। बाकी किसी भी फेज के बीच में अगर आप फेजेस का क्या लोगे, पेयर लोगे, तो वहां पर आपको ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा? 0। ऐसा क्यों हो रहा है? इसको हम समझ सकते हैं इससे, हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी। V इंटू बी डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरह से था, है ना, और ये कट हो गया था तो ये आया था हमारे पास। ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। और डॉट में क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक क्यूब है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ओके, अब अगर उसमें कोई करंट फ्लो हो रही होगी तो करंट के जो चार्जेस हैं उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये है और उन पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो ये है। ओके, अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में है हमारे पास v, इस डायरेक्शन में है v। क्या आप बता सकते हो कि फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? मैग्नेटिक फोर्स राइट हैंड यूज करते हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास वेलोसिटी, तो मैग्नेटिक फोर्स इस साइड, आपकी साइड है, आउट ऑफ द प्लेन। एक्स एक्सिस भी किस डायरेक्शन में थी? आउट ऑफ द प्लेन। तो मतलब क्या है? वैसे तो हम एप्सिलॉन की डायरेक्शन को मेजर नहीं करते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम सीधे सीधे इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को पढ़ा और एकदम से फॉर्मूला यूज कर दिया। एक बार मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का अरेंजमेंट देख लेना। हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिया है कि वहां पर एप्सिलॉन 0 है। अब जैसे इसी में देखो, मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? एप्सिलॉन ईएमएफ, तो वो नॉन जीरो वैल्यू होगी। हमने ये जो एप्सिलॉन निकाला है ये इसकी डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। हो क्या रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? डिस्प्लेसमेंट से। तो एक स्केलर क्वांटिटी हमें मिलेगी, है ना, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन जो पोलैरिटी सेट होगी ना, वो किसकी किसके अकॉर्डिंग होगी?
मैग्नेटिक फोर्स के अकॉर्डिंग होगी। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है, उसी डायरेक्शन में, ठीक है, हमें क्या मिलेगा? ईएमएफ मिलेगा। ओके, तो अगर मैंने बोला कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, तो आप फ्रंट साइड को क्या बोल सकते हो? पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है, और बैक साइड को नेगेटिव। अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स, तो ये साइड आप क्या ले सकते हो? पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स है उसमें पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा, और बैक साइड में हमें नेगेटिव मिलेगा। ओके, तो प्लस एक्स में हमें क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव पोटेंशियल, माइनस एक्स में नेगेटिव पोटेंशियल। ओके, फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले हमने क्या किया था? हमने यहाँ पर सीधा सीधा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया था। पोटेंशियल डिफरेंस हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाला है। ओके, अब यहाँ पर एरर क्या हो सकती है? हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ईएमएफ डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ये यूजुअली हमें उसी डायरेक्शन में मिलेगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा होगा। ओके, ये मैं इस केस की बात कर रही हूँ जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ओके, जो भी कंडक्टर है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ आएगा वो किसकी डायरेक्शन में आएगा? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में। तो अगर क्वेश्चन में आपको उसी डायरेक्शन में पूछा है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करना, अदरवाइज वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रहेगी। ओके, तो ये यहाँ पर इन्होंने खुद से बोल दिया था कि हमें एक्स एक्सिस में चाहिए। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो भी आप इसको सोल्व कर सकते थे और आपका करेक्ट आंसर आता। बट अगर वो ये चेंज कर देते देन आप एरर करते। ओके, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a 10 centimeter long horizontal wire extends from northeast to southwest। ये हमारे पास हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो ये वायर है 10 मीटर का, ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो कुछ इस तरह ले सकते हैं। ओके, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन और इन दोनों के बीच में। ओके, अब यहाँ पर इसको नीचे गिराया जाता है एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, मतलब कुछ इस तरह से रखा इसको। ओके, और फिर यहाँ से इसको नीचे छोड़ा गया। ओके, अब यहाँ पर ये क्या पूछ रहे हैं? एक और इंफॉर्मेशन दी है, it is falling with a speed of 5 meter per second at right angle to the horizontal component of the earth's magnetic field। वेलोसिटी और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। ओके, इसको आप दूसरी तरह से भी बना सकते हो। यहाँ पर इस डायरेक्शन में v ले सकते हो, इस डायरेक्शन में b ले सकते हो। ओके, क्योंकि वायर नीचे जा रहा है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप इसको लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट ये डायग्राम सिर्फ इसलिए बनाया है कि आपको इन दोनों के बीच का एंगल समझ आ जाए। कितना है? 90। ओके, कोई भी ओरिएंटेशन यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो भी दी है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं इसलिए हम BH लिख रहे हैं। ओके,
0.3 into 10 to the power minus 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला के इक्वल होता है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द वायर। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? ईएमएफ। ओके, अब ईएमएफ की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पर अगेन जो कंडक्टर है वो मूव कर रहा है। ओके, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? अब क्या यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन को देखना चाहिए। देखो, देख सकते हो, लेकिन इन्होंने उसको डिस्कस नहीं किया। इस बार इन्होंने मेंशन ही नहीं किया कि ये किस डायरेक्शन में पूछना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको सिंपली यूज करना है फॉर्मूला और उसकी वैल्यू बतानी है। ओके, अगर वो डायरेक्शन को मेंशन कर देते तो तब आपको देखना है कि वो जिस डायरेक्शन में पूछ रहे हैं वहां पर एप्सिलॉन आएगा भी कि नहीं। ओके, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा? ओके, क्वेश्चन ये वाला सिंपल था, लेकिन इसीलिए कराया है क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी थी उन्होंने कि हमें इस डायरेक्शन में ईएमएफ जानना है, तो वहां पर हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता होना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया, तो कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक फिगर गिवन है, इसमें हमारे पास एक स्क्वायर लूप है। ओके, इसको एल नाम दिया गया है और इस लूप की जो साइड है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ओके, इन्होंने मेंशन कर दिया है कि स्क्वायर है और साइड्स कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब इसको इन्होंने कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस के एक नेटवर्क से। ये वो नेटवर्क है। ओके, द होल सेटअप इज मूविंग टुवर्ड्स राइट with a constant speed of 1 centimeter per second. ओके, राइट डायरेक्शन में ये पूरा सेटअप मूव कर रहा है। ओके, पूरा सेटअप एक दूसरे से अटैच है। एट सम इंस्टेंट अ पार्ट ऑफ एल इज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। हमें यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी है 1 टेस्ला, ये चेंज नहीं हो रही है। ओके, और क्योंकि ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इन्होंने बोला है कि सिर्फ इस रीजन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा? ये इस रीजन से पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा, लूप एल, है ना? तो जब तक ये इस मैग्नेटिक फील्ड में है उस टाइम की बात कर रहे हैं। अ पार्ट ऑफ एल इज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। ये लूप का प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एल इज 1.7 ओम, ये पूरा जो स्क्वायर लूप है इसको इन्होंने एल बोला है और इस पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1.7 ओम। फाइंड करंट इन द लूप एट दैट इंस्टेंट। तो यहाँ पर हमें निकालनी क्या है? करंट। साथ में रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1.7
ओम किसका? लूप का। देखो ये ना वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था। ओके, वहां पर हमें क्या निकालना था? चार्ज निकालना था। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? करंट। ओके, कैसे करें? हमारे पास v है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो सेम है, हमें v चाहिए। v कहाँ से आएगा? एप्सिलॉन इक्वल्स टू आई आर से। ओके, और यहाँ पर एप्सिलॉन कैसे आएगा? क्योंकि ये पूरा लूप ही मूव कर रहा है तो हम किससे निकाल सकते हैं? वी वी एल से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये हो जाएगा आई आर इक्वल्स टू बी वी एल। बी कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? जिसमें ये स्क्वायर लूप है ना? इसकी वैल्यू उन्होंने दी है 1 टेस्ला। वी इस पूरे की वेलोसिटी सेम है, वैसे तो हमें सिर्फ इसकी चाहिए। ओके, लेकिन ये पूरा कनेक्टेड है तो पूरे की वेलोसिटी सेम ही रहेगी। वहां पर एल है, एल हम कहाँ से मेजर करेंगे? जो मूव कर रही है, और कहाँ पर मूव कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड इस पोर्शन में है, तो इस पोर्शन में लूप का जो पार्ट है ना, मतलब हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। तो यहाँ पर जो एल आएगी वो इस स्क्वायर लूप की आएगी। ओके, तो यहाँ पर इसका साइज फाइंड करने में टाइम वेस्ट मत करना। हम यहाँ पर सिर्फ उस पोर्शन को कंसीडर करेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, बात कर लेते हैं आर की। आर कौन सा होगा? यहाँ पर जो करंट आएगी, ओके, वो किस पोर्शन में आएगी? ये वाला रीजन मैग्नेटिक फील्ड में है। ओके, तो सीधी सी बात है, इस पोर्शन में करंट आएगी। लेकिन क्या वो सिर्फ इसी पोर्शन में रहेगी? करंट का बिहेवियर क्या होता है? वो एक क्लोज लूप में फ्लो होगी। सपोज यहाँ पर एक करंट आ जाती है आई। अब क्या वो सिर्फ यहाँ पर रहेगी? नहीं, वो तो पूरे लूप में फ्लो होती हुई वापस यहाँ पर आएगी और अपना सर्कल कंप्लीट करेगी। ओके, तो जब हम इस क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम सिर्फ इस रीजन की बात करेंगे। लेकिन जब बात आ जाती है करंट की और रेजिस्टेंस की, तो करंट यहाँ पर सिर्फ इस रीजन में रहेगी नहीं, वो रह नहीं पाएगी, वो पूरे में फ्लो होगी। तो हम पूरे में कंसिडर करेंगे उसको, और अगर करंट पूरे में फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस भी पूरे का लेना होगा। पूरे का लेने का मतलब इसका तो रेजिस्टेंस लेंगे ही, इस पूरे में जो ये नेटवर्क दिया है इसको भी कंसीडर करना है। ओके, तो कैसे करें? ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, लेकिन हमें यहाँ पर आर की वैल्यू नहीं पता है तो पहले उसको निकाल लेंगे। इसमें आ जाते हैं पहले। देखो, अब क्योंकि आप थर्ड चैप्टर में व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ चुके हो, तो आपको अब कभी भी रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए, एक सर्किट दे दे और उसमें आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो फर्स्ट क्या काम करना है आपको? आपको चेक करना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आपका काम इजी हो जाएगा। अभी हमें इन पांचों रेजिस्टेंस का नेट रेजिस्टेंस चाहिए। पहले क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। इसके लिए नेमिंग कर लेते हैं।
अब व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, R1 by R2 equals to R3 by R4। ओके, तो यहाँ पर हम इनको रिप्लेस कर लेते हैं, इन दोनों का रेशियो लेंगे RA बाय RD, और ये यहाँ पर आप ये रेशियो किसी भी तरह से ले सकते हो। ओके, मैंने कैसे लिया है, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। आप इनका भी ले सकते हो, दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस। ओके, यही व्हीटस्टोन ब्रिज की स्पेशलिटी है, आप उसको कैसे भी ले सकते हो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास इन सब की वैल्यू अगर रखें तो किसके इक्वल आ रही है, 1 के। देखो RAD कितना है, 1 ओम, ये कितना है, 1 ओम, 1 बाय 1 1 आएगा। RAB कितना है, 2 ओम, BC कितना है, 2 ओम, 2 बाय 2 भी कितना आएगा, 1 आएगा। जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बीच में जो ये रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 3 ओम का, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो जब यहाँ पर ये करंट आएगी और इस पूरे सर्किट में जाएगी, तो वो इस एज में नहीं जाएगी। हमने जब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था तो यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया था और बोला था कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज स्टैब्लिश हो जाएगा तो उस स्टेट में गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगी। ओके, यहाँ पर उसकी जगह पे ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर इसमें करंट नहीं जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास नया सर्किट आ जाएगा। ये अब हमें इसका नेट रेजिस्टेंस चाहिए। ओके, ये कितना है, 1 ओम, ये भी कितना है, 1 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से नेट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारे पास इस तरह से बना लेते हैं। ओके, अब देखो ये वाले दोनों किसमें है, सीरीज में है, और ये दोनों भी किसमें है, सीरीज में। सीरीज की पहचान क्या होती है, एक एंड सेम पॉइंट से अटैच होगा और दूसरा एंड डिफरेंट पॉइंट से। ओके, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास आर आ जाएगा 4 ओम। ओके, इसको 1 ले लेते हैं, यहां से
इसको 2 बोल देते हैं। ये दोनों सीरीज में है इसलिए ये ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या सर्किट बचा है? ये हमारे पास R1 और ये है R2 A C। अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में। कैसे पता? यहाँ पर हमारे पास इसका ये वाला एंड A से कनेक्ट है, इसका भी ये वाला एंड A से कनेक्ट है। यहाँ पर एंड C से कनेक्ट है और इसका भी ये वाला एंड C से कनेक्ट है। ओके। एक और तरीका होता है, यहाँ पर देखो जब करंट आएगी तो यहाँ पर आकर करंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड होना पड़ेगा, है ना? एक पार्ट यहाँ पर जाएगा, हाफ पार्ट यहाँ पर जाएगा। अगर करंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड होना पड़ रहा है, दैट्स मीन वहाँ पर जो 2 रेजिस्टेंस है, 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी हैं, वो सब पैरेलल है। सीरीज में होंगे तो ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पर जितनी करंट इससे जाएगी उतनी ही यहाँ पर आएगी, जितनी करंट इससे जाएगी उतनी ही इससे भी पास होगी। यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है। ये यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। अभी जब आगे जाएगी तो I1 इसकी होगी, I1 ही इसमें होगी, I2 I2। ओके। तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी आपस में सीरीज में है, लेकिन यहाँ से जो रिजल्ट आएगा और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे, मतलब ये। ओके। तो यहाँ से रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, RAC बोल देते हैं उसको। ये आएगा 1 बाय इक्वल्स टू, ओके, कितना है? 1/4 प्लस 1/2। 3/4। तो RAC कितना आ गया है? 4/3 ओम। ओके, नोट कर लीजिए इतना। नेक्स्ट क्या करना है? देखो इस पूरे नेटवर्क का तो नेट रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। कितना है? RAC। ओके। इस लूप का भी रेजिस्टेंस उन्होंने हमें दिया था। कितना? RL। ओके। तो देखो मान लेते हैं हमारे पास ये जो नई फॉर्म में आया है, ये कुछ इस तरह से आया है। इस पूरे को जो हमारे पास स्क्वायर लूप था उसे हम रेजिस्टेंस से डिनोट कर रहे हैं और बोल रहे हैं RL। उसके बाद यहाँ से हमारे पास ये दूसरा लूप जिसमें हमारे पास नेटवर्क था, ये RAC। हमें क्या चाहिए? नेट रेजिस्टेंस। तो इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। कैसे? RAC RL। ओके। अब बता सकते हो कि ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है? देखो देखने से तो कैसा लग रहा है?
ये दोनों पैरेलल हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, ओके? इसमें ये वाला एंड इस रेजिस्टेंस का इससे कनेक्ट है, इसका भी इससे कनेक्ट है। ये वाला एंड इससे और ये वाला इससे। तो यहाँ से हमें क्या लग रहा है, ये किसमें है? पैरेलल। लेकिन एक चीज और चेक कर लेना, क्या? करंट। यहाँ पर करंट कहाँ से आएगी? एक बार इसमें देखो, करंट कहाँ से आएगी? इस वाली साइड से जनरेट होगी। बाहर से हम कोई बैटरी नहीं अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ओके? यहाँ पर करंट इंड्यूस होगी। जब ये मूव कर रहा होगा तो यहाँ पर खुद ही ये आई करंट इंड्यूस हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, ओके? तो अभी ये इस तरह से है, सडनली हमें यहाँ पर आई करंट मिल जाएगी। और क्या होगा, ये पूरे लूप में फ्लो होगी। क्या लगता है, दोनों में अलग अलग जाएगी या सेम जाएगी? देख सकते हैं कहीं पर भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होना पड़ रहा है, मतलब जितनी करंट इसमें होगी उतनी ही इसमें होगी। दैट्स मीन ये पैरेलल में नहीं है, सीरीज में है। ओके, तो इसीलिए मैंने आपको दोनों बताए हैं। ये जो एंड्स वाला है कि सेम एंड सेम पॉइंट से है, दूसरे एंड दूसरे पॉइंट से कनेक्ट है, हो सकता है ये किसी जगह पे जाके आपको गलत आंसर दे दे, है ना? लेकिन जो करंट वाला पर्सपेक्टिव है, अगर आप उसको समझ गए हो तो वो आपको कभी भी गलत आंसर नहीं देगा, ओके? यहाँ पर सेम अरेंजमेंट है। अगर मैं करंट यहाँ से फ्लो करा दूं, सेम अरेंजमेंट है। अगर मैं करंट यहाँ से फ्लो करा दूं, अब क्या होगा? इसमें एक अलग करंट जाएगा, इसमें अलग, ओके? तो करंट कहाँ से आ रही है, किस तरह आ रही है, इस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास फाइनली वो जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज का है या फिर पैरेलल का, ओके? सेम है हमारे पास ये, सिर्फ क्या किया है, यहाँ पर तो ये जनरेट हुई, तो ये इस पूरे में अंदर ही जनरेट हुई है, ओके? बाहर से नहीं आई। यहाँ पर हमने मान लेते हैं कोई बैटरी अप्लाई की होगी और उस बैटरी के कारण ये करंट आई है। अब ये बाहर से आ रही है, तो अब इसको दोनों के पास जाना है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ओके? तो अगर करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, दैट्स मीन वहां पर जो रेजिस्टेंस है वो दोनों पैरेलल है। अगर सेम करंट है, दैट्स मीन सीरीज में है। नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? RL प्लस RAC। RL हमें दिया हुआ है 1.7 और ये हमें मिला है 4/3, ओके? तो ये वैल्यू कहाँ पर पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। कितना हो जाएगा? I इक्वल्स टू 1 into 10⁻²। वेलोसिटी सेंटीमीटर में दी हुई है तो उसको कन्वर्ट करेंगे। साइड भी किसमें है? सेंटीमीटर में, तो उसको भी कन्वर्ट करेंगे। रेजिस्टेंस आया है 3.03, ओके? ये आ जाएगा अराउंड 1.65 into 10⁻⁻4 एम्पियर, ओके? नोट कर लीजिए इसको।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।